अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 24 है। इसके अंदर हम पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज को डिस्कस किया था, जिसमें पोल जो है उसको भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम डिटेल के साथ पोल को भी देखेंगे और पोल्स की मदद से हम किसी फंक्शन के रेजिड्यू को फाइंड करने का तरीका, ये हमारे आज के लेक्चर का मेन फोकस जो है वो रेजिड्यू के ऊपर होगा। Let's start today's lectures. जी, ये आपको याद होगा कि हमने एक फंक्शन को लॉरेंट्स सीरीज की सूरत में लिखा था। तो लॉरेंट्स सीरीज जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि इसमें एक पोर्शन तो इस तरह का होता है कि A1 या A0 लिख लें, और प्लस इसमें A1 और Z माइनस Z0 और प्लस A2 और Z माइनस Z0 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। एक तो ये उसके पोर्शन होता है, दूसरा जो पोर्शन होता है वो ये वाला होता है B1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z0 प्लस B2 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z0 का स्क्वायर। ठीक है, एंड इसी तरह B3 और अप टू सो ऑन। ये जो पार्ट था इसको हम एनालिटिक पार्ट का नाम देते हैं या रेगुलर पार्ट का नाम देते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। अब हमने पोल को इस तरह से डिफाइन किया था, नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, if the principal part of f of z at z0 contain the finite number of terms, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है प्रिंसिपल पार्ट में वो फाइनाइट हो जाएं। जैसे यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है B1 डिवाइडेड बाय z माइनस Z0, B2 z माइनस Z0 का स्क्वायर, B3 z माइनस Z0 क्यूब, और इसको हम एंड किसके ऊपर कर रहे हैं, Bn के ऊपर। then Z0 is called a pole of f of z of order n। अगर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, तो फाइनाइट होने की सूरत में ये जो Z0 होगा जिस पर आपने ये सीरीज एक्सपेंड की हुई है, जिसको सेंटर मानते हुए, वो पॉइंट उस फंक्शन का पोल कहलाएगा। और जो इसमें मैक्सिमम पावर है डिनोमिनेटर के अंदर, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में n है। तो ये जो मैक्सिमम पावर है ये उस पोल का ऑर्डर कहलाएगी। तो अगर if Z0 is pole of f of z, then this limit is infinity। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू अगर हम Z0 के ऊपर फाइंड करते हैं, तो ये चूंकि सारी टर्म्स इसके अंदर मौजूद है, ये तो अनडिफाइन है, तो इसीलिए ये इन्फिनिटी आएगा। जैसे जीरो जो होता है ना, जीरो, किसी फंक्शन का जीरो, हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि जीरो को फंक्शन में पुट करने से हमें आंसर जीरो मिलता है। इसी तरह पोल को फंक्शन में पुट करने से हमें इंफिनिटी मिलेगी। सिमिलरली अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 इज कॉल्ड सिंपल पोल। मतलब आपने किसी फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट फाइंड आउट किया, तो उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है सिर्फ ये एक टर्म मौजूद है, सिर्फ ये एक रकम है। अब इसकी पावर कितनी है, 1।
ठीक है ना। ये बाकी तमाम B2 B3 ये सारी टर्म्स जीरो होंगी। तो इस सूरत में प्रिंसिपल पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म और इसमें पावर 1 है, तो आप कहेंगे कि ये कैसा पोल है जिसका ऑर्डर 1 है, तो ऐसे पोल को हम सिंपल ऑर्डर का सिंपल पोल का नाम देते हैं। फर्दर एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ फंक्शन f दैट इज एनालिटिक इन सम डिस्क, मतलब ये इस तरह से आपके पास एक डिस्क है जिसका सेंटर जो है वो Z0 के ऊपर है और इसका रेडियस R है। इस डिस्क के ऊपर वो फंक्शन एनालिटिक है, हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इज इक्वल टू Z0। ये जो सेंटर आपने बनाया है Z0, दरअसल ये सेंटर जो है ये पोल है इस फंक्शन f ऑफ z का, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब बिल्कुल अगर आप इसको वो जीरो वाले थ्योरम से कंपेयर करें तो कोई Z0 किसी फंक्शन का जीरो होता है जिसका ऑर्डर n हो, अगर फंक्शन को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकें z माइनस Z0 रेज टू पावर n और h ऑफ z, यहां पर h ऑफ z जो है ये एनालिटिक फंक्शन, अगर Z0 फंक्शन का जीरो हो तो फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन अगर Z0 उसका पोल हो तो फिर ये पोल वाला जो पोर्शन है z माइनस Z0 रेज टू पावर n, इसको फिर बटे के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और ये जो h ऑफ z है ये Z0 इसका जीरो नहीं होगा, ये जो नीचे कंडीशन दी हुई है। ये फर्दर और थ्योरम है, ये दरअसल पोल और रेजिड्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको याद रखने चाहिए। सपोज दैट टू फंक्शंस p एंड q, दो फंक्शंस हमारे पास p और q हैं, आर एनालिटिक एट पॉइंट Z0। ये दोनों फंक्शन Z0 के ऊपर एनालिटिक है और जो p है वो Z0 के ऊपर जीरो नहीं है बल्कि नॉन जीरो है, जबकि q जो है वो इसके ऊपर है जीरो ऑफ ऑर्डर m एट Z0। देन दिस फंक्शन जिसके न्यूमिरेटर में आप p ऑफ z रखेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर आप q ऑफ z रखेंगे। ठीक है, अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में q ऑफ z है इसकी वैल्यू Z0 के ऊपर जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे फंक्शन का जो पोल है वो Z0 है। Z0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर m। जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, अब इसमें देखें जो न्यूमिरेटर में फंक्शन है 1 है वो एनालिटिक है और जो नीचे फंक्शन है वो भी एनालिटिक है, दोनों एनालिटिक होने चाहिए ना Z0 के ऊपर, तो z इज इक्वल टू जीरो में यहां पर ले रहा हूं। तो अब ऊपर वाले फंक्शन का भी जीरो पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वहां पर भी वो एनालिटिक है, नीचे वाले फंक्शन पर भी करता है। और ऊपर वाला जो फंक्शन है जिसको मैं p ऑफ z कहता हूं वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको नॉन जीरो मिलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन p Z0 सेटिस्फाई हो रही है। नीचे वाले फंक्शन में अगर आप z की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि निचले फंक्शन का ये जीरो है, तो इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू जीरो जो है वो इस फंक्शन का पोल होगा। ठीक है, हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर कितना होगा 2 ऑर्डर होगा। नेक्स्ट आपके पास सिंगुलैरिटी एट इंफिनिटी। अगर आपने सिंगुलैरिटी को डिस्कस करना हो इंफिनिटी के ऊपर तो उसका तरीकेकार ये होगा कि z को आप सपोज कर लेंगे 1 ओवर z को इक्वल 1 ओवर w के इक्वल, और z में जो फंक्शन है इसके अंदर आप z को 1 ओवर w से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि फंक्शन जो जीरो होता है ना वहां पर फंक्शन जीरो होता है और जो पोल होता है वहां पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, तो ये दोनों जीरो और पोल ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है। तो जब हम इसको उल्टा कर देंगे 1 ओवर w को, तो बेसिकली आपने इंफिनिटी को रिवर्स कर दिया है।
तो हमें ये फंक्शन मिल जाएगा 1/w, मतलब ये w का एक फंक्शन होगा जिसको हम f of w से डिनोट करेंगे. Then the nature of the singularity of f of z at infinity, the point at infinity is defined to be the same as that of f of w at w is equal to 0. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप इन्फिनिटी के ऊपर सिंगुलैरिटी को डिस्कस करना चाहते हैं तो बजाय इन्फिनिटी पर करने के आप उस वेरिएबल का इनवर्स ले लें, वेरिएबल को इनवर्स से रिप्लेस कर दें, तो वो जो इन्फिनिटी होगी वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी. अब आपने सिंगुलैरिटी इन्फिनिटी पर नहीं चेक करनी होगी बल्कि 0 पर चेक करनी होगी. इसको समझने के लिए नीचे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि f of z is equal to z क्यूब है. अब इसमें 3 आ रहा है ना, तो इन्फिनिटी के ऊपर इसका एक पोल एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है. ऐसे हमने क्यों कहा? क्योंकि अगर हम z को रिप्लेस करते हैं 1/w के साथ तो फंक्शन जो f of w है वो 1/w क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो 1/w क्यूब, इसका जो पोल अगर आप निकालेंगे तो w इज इक्वल टू 0 पर इसका पोल एग्जिस्ट करेगा, तो जिसका ऑर्डर कितना होगा, वो ऑर्डर इसका 3 होगा क्योंकि इसकी पावर 3 है. इसी तरह e raised to power z है, has an essential singularity at infinity. ये अब आपको याद होगा कि f of ये जो e raised to power z एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी हमने सीरीज बनाई थी इस शक्ल की 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल. अब जब मैं इसको z को w से रिप्लेस करूंगा तो मुझे w की शक्ल में एक नया फंक्शन मिल जाएगा जिसको मैं f of w कह रहा हूं. तो हर जगह आप z को रिप्लेस कर दें 1/w के साथ, तो ये 1/w आ जाएगा. इधर भी 1/w लिखेंगे तो वो बन जाएगा 2 फैक्टोरियल w का स्क्वायर. अब देखें ये जो ऊपर वाली सीरीज है इसमें 1/z वाली रकम ही नहीं थी, मतलब इसका प्रिंसिपल पार्ट 0 था, सारे का सारा एनालिटिक पार्ट था, तो इसमें पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें पोल इसका नहीं होता, नहीं है इसमें. लेकिन जब आप इस फंक्शन को देखेंगे तो ये 1/w स्क्वायर सारे वेरिएबल बटे के नीचे आ रहे हैं, तो ये सारे का सारा प्रिंसिपल पार्ट है, जस्ट ये फर्स्ट टर्म जो है ये एनालिटिक पार्ट में आएगी. तो पीछे हमने सिंगुलैरिटीज की टाइप्स पढ़ी हैं कि जब प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है. तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि ये जो फंक्शन f of z है हैज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो इसी को हमने यहाँ पर एक्सपेंड करके नीचे लिखा हुआ है. तो ये तरीकेकार होता है सिंगुलैरिटी को इन्फिनिटी पर चेक करने का. फंक्शन में आप क्या करें, z को 1/w से रिप्लेस कर दें और फिर बजाय आप सिंगुलैरिटी को इन्फिनिटी पर चेक करने के बजाय 0 पर चेक करना शुरू कर दें. फर्दर आपके पास एंटायर फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. A function that is analytic everywhere in the finite plane. फाइनाइट प्लेन से क्या मुराद है, एवरीवेयर एक्सेप्ट एट इंफिनिटी. मतलब जैसे रियल एनालिसिस के अंदर आप एक्सटेंडेड प्लेन कहते थे ना, एक्सटेंडेड रियल नंबर जिसमें इंफिनिटी को भी शामिल कर लेते थे, तो अब यहाँ पर मैं फाइनाइट प्लेन से ये नहीं मुराद ले रहा हूँ कि सिर्फ फाइनाइट प्लेन. फाइनाइट प्लेन से मुराद है सारा प्लेन है लेकिन इंफिनिटी उसमें शामिल नहीं है. ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी पर तो वो एनालिटिक नहीं होगा ना. मतलब सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर वो एनालिटिक हो. इज कॉल्ड एन एंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन. इसको इंटीग्रल फंक्शन भी कहते हैं, एंटायर फंक्शन भी कहते हैं. जैसे एग्जांपल्स आपके पास है e raised to power z, sin z, cos z, ये सारे के सारे एंटायर फंक्शंस हैं. An entire function can be represented by a Taylor series
that has an infinite radius of convergence। ये तो हम ऑलरेडी सारी बातें पिछले लेक्चर्स के अंदर सीरीज वाले में पढ़ चुके हैं। तो इसके कन्वर्सली इफ अ पावर सीरीज हैज एन इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर फंक्शन, मतलब कन्वर्स भी इसका होल्ड करता है। तो ये लवलिस थ्योरम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अ फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इंक्लूडिंग इंफिनिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो फिर वो फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इज कॉल्ड अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मतलब क्या इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z-2 कर ले। अब ये जो फंक्शन है ये हर जगह पर एनालिटिक है सिवाय z इज इक्वल टू 2 के। अब z इज इक्वल टू 2 इसका पोल है जिसका ऑर्डर जो है वो 1 है, तो ये एक मैरोमॉर्फिक फंक्शन होगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो पूरे प्लेन के ऊपर तो एनालिटिक हो एक्सेप्ट सम पोल्स, एक्सेप्ट सम फाइनाइट पोल्स। ठीक है, मतलब वो उसके इनफाइनाइट पोल्स एग्जिस्ट ना करे, कुछ पोल्स जो है वो एग्जिस्ट करे। पोल से मुराद उसकी सिंगुलैरिटी है जिस पर वो फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक होता है, उनके ऊपर वो एनालिटिक नहीं होता। इसी तरह नीचे भी एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि z/z-1 और z+3। अब z इज इक्वल टू 1 भी और z इज इक्वल टू -3, ये दोनों ही इसके पोल्स हैं। तो इसका मतलब है इसके पोल्स की तादाद जो है वो सिर्फ 2 है, तो ये मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। ठीक है, मैरोमॉर्फिक फंक्शन जो होता है वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक होता है सिवाय चंद पोल्स के, और वो पोल्स जो होते हैं वो तादाद में फाइनाइट होते हैं। यहां पर कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हुए मैरोमॉर्फिक फंक्शन के बारे में। एंटायर फंक्शंस आर मैरोमॉर्फिक नॉट कन्वर्सली, मतलब हर मैरोमॉर्फिक फंक्शन जो होता है वो एंटायर नहीं होता, लेकिन हर एंटायर फंक्शन जो होता है वो मैरोमॉर्फिक होता है। मिसाल देता हूं आपको, जैसे एफ ऑफ जी आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज टू पर जी है। अब ये फंक्शन एंटायर फंक्शन है और इसकी सीरीज अभी मैंने पीछे लिखी कि 1 प्लस जी और प्लस z²/2 फैक्टोरियल। अब ये इसका एनालिटिक पार्ट है सारा, इसमें ऐसी रकमें मौजूद ही नहीं है, ऐसी टर्म्स मौजूद ही नहीं है जिनमें z बटे में आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये एक एंटायर फंक्शन है और इसका कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ पोल्स जो है वो 0 है। नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 0, और 0 एक फाइनाइट तादाद है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये मैरोमॉर्फिक है। लेकिन अगर आप ये फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, जो अभी मैंने पीछे लिखा उसी तरह का, कि 1/z। अब इसका पोल एग्जिस्ट करता है कहां पर? 0 के ऊपर, सिर्फ एक पोल है। तो पोल्स की तादाद फाइनाइट होने की वजह से ये मैरोमॉर्फिक है, लेकिन ये फंक्शन एंटायर नहीं है। तो इसका मतलब है हर एंटायर फंक्शन मैरोमॉर्फिक होगा, लेकिन हर मैरोमॉर्फिक जो है वो एंटायर नहीं हो सकता। जी, infinity is the only possible point for the meromorphic function to have essential singularity। ठीक है, essential singularity हम ऑलरेडी डिस्कस, तो मैरोमॉर्फिक फंक्शन के अंदर सिर्फ इन्फिनिटी ऐसा पॉसिबल होता है जो essential singularity रखता है। The function f is said to be meromorphic at z is equal to infinity if g of z is equal to f(1/z) is meromorphic in neighborhood of z is equal to 0। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आपने उसको 1/z से रिप्लेस करना है, तो फिर आप 0 के ऊपर उसको मैरोमॉर्फिक चेक कर लें। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैरोमॉर्फिक फंक्शंस आर मैरोमॉर्फिक।
quotient of a meromorphic function is meromorphic provided that the denominator term is not identically zero. नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है जिनके अंदर मैंने सिंगुलैरिटीज को इवेलुएट किया हुआ है सीरीज वाले मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये z आपके पास E1/z को मैंने सीरीज की फॉर्म में लिख लिया। अब इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहाँ पर आप देखें ये वाला पार्ट एनालिटिक पार्ट है और ये वाला सारा पार्ट प्रिंसिपल पार्ट है। अब प्रिंसिपल पार्ट से आप सिंगुलैरिटीज की टाइप्स बना लेते हैं। तो इसमें चूंकि प्रिंसिपल पार्ट जो है वो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, एट z इज इक्वल टू 0 दिस इज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसी तरह साइंस, ये कल भी मैंने एग्जांपल करवाई थी, तो इसमें प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं तो ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। जिसका प्रिंसिपल पार्ट 0 होता है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। इसी तरह इसको आप ओपन कर लें, इसका प्रिंसिपल पार्ट सिर्फ ये वाली टर्म है और ये सारे का सारा एनालिटिक पार्ट है क्योंकि इसमें z वाली सारी वैल्यूज न्यूमिरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई z की वैल्यू नहीं है। तो प्रिंसिपल पार्ट के में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, सिर्फ एक रकम है उसमें। तो इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू 0 जो है ये इसका पोल है। तो ये तीन कैटेगरीज हमने बनाई थी। अगर प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइट हो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है वो फाइनाइट हो तो पोल होगा, तो अगर वो इनफाइनाइट हो तो फिर वो एसेंशियल होगी और अगर फाइनाइट हो तो पोल होगा। अगर 0 हो तो वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। ये इसमें सारी की सारी z वाली वैल्यू जो है वो बटे में है, तो इसका प्रिंसिपल पार्ट ये सारा फंक्शन खुद ही है। तो इसका z इज इक्वल टू 2 पर ये अनडिफाइन हो रहा है तो ये इसका पोल है, इसकी पावर में 3 है तो इस पोल का ऑर्डर कितना बना, 3 बन गया। इसी तरह इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए ये मैंने 1 लिखा और 1 के बाद कॉज हाइपरबोलिक z की मैंने सीरीज लिख दी सारी। तो उसके बाद ये 1 ये जो 1 है इस -1 से कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद z क्यूब से हमने डिवाइड करना है। तो ये जो z स्क्वायर वाली रकम है ये z क्यूब से डिवाइड होकर नीचे एक z आ जाता है। उसके बाद बाकी सारी रकमों के अंदर z जो है वो न्यूमिरेटर में है तो ये सारा एनालिटिक पार्ट बनेगा और सिर्फ ये आपके पास जो है प्रिंसिपल पार्ट होगा। तो प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट होने की वजह से ये सिंगुलैरिटी पोल होगी। इसी तरह इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें तो इसमें भी ये प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट है तो ये भी पोल